हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और डेवलपमेंट क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने कुछ चैप्टर पॉलिटिकल के एंड सिविक्स वगैरह के बहुत सारे चैप्टर हम थोड़ा कवर कर चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, इसको कवर करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझ आ रही होंगी और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही होगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। चलिए, तो जैसे कि हमारा नाम से ही स्टार्ट है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो सबसे पहले हम किस टॉपिक को पकड़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लेंगे रिसोर्सेज को, कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग बताइए क्या होते हैं रिसोर्सेज। व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या है? तो देखते हैं क्या है। ऑल द यूजफुल एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट दैट सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। इन्होंने सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो भी चीज हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है, हमारी नीड्स को फुलफिल करती है, वो हमारे लिए एज अ रिसोर्सेज काम करते हैं। कैसे? लाइक जैसे मेरे हाथ में अभी ये पेन है। अगर सपोज ये पेन नहीं होता पास में, तो क्या हम इस बोर्ड पर लिख पाते? ये इसमें कुछ भी कर पाते? नहीं कर पाते। तो अभी ये हमारे लिए एज अ रिसोर्स काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे नीड को पूरा कर रहा है, हमारे नीड्स को फुलफिल कर रहा है। तो जो भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो हमारे नीड को फुलफिल करती है, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है, जो बेसिक नीड्स हैं, वो हमारे रिसोर्सेज होते हैं। जैसे हमें खाने के लिए फूड की जरूरत होती है, तो फूड हमारे रिसोर्सेज है। रहने के लिए अर्थ की जरूरत है, अर्थ भी एक रिसोर्स है। ह्यूमन बींग्स खुद एक रिसोर्सेज है। एयर, वाटर, प्लांट्स, माउंटेन्स वगैरह सारी चीजें क्या है हमारे लिए? ये सारी की सारी हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं। तो ये सारे के सारे ही हमारे लिए एज अ रिसोर्सेज वर्क करते हैं। सारे के सारे रिसोर्सेज है। बट रिसोर्सेज में भी दो चीजें होती हैं, कुछ नेचर होते हैं, नेचुरल, और कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं। मीन्स जो जिनको ह्यूमन बनाते हैं, वो रिसोर्सेज ह्यूमन मेड। Resources are the means available for economic and political development, such as mineral, wealth and labor force, livestock, etc. ये सारे के सारे क्या है? हमारे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज आर द मीन्स अवेलेबल, जो अवेलेबल है कहाँ? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। डेवलपमेंट जो करते हैं वो किस में काउंट किए जाते हैं? हमारे वो रिसोर्सेज में काउंट किया जाता है। रिसोर्सेज में क्या जाता है? हमारे मिनरल्स एज अ रिसोर्स वर्क करते हैं, वेल्थ हो गई, लेबर हो गई, फोर्स, लाइफ स्टॉक एंड एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो एज अ रिसोर्स वर्क करते हैं। ओके, चलिए और देखते हैं क्या चीजें हैं। इन द अदर वर्ड्स, अगर अदर वर्ड्स में समझे कि रिसोर्सेज क्या हैं? एवरीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट में सब कुछ अवेलेबल है दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड। जो हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है वो हमारी नीड्स को, बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करता है, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी कॉल्ड अ रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया। क्या? प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। सारी चीजें जो हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है वो एज अ रिसोर्स वर्क करती हैं। बट उसके लिए हमें तीन कैटेगरी है जिनको फुलफिल करना पड़ेगा। वो तीन कैटेगरी क्या है? टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। जो इन तीन कैटेगरी को फुलफिल करता है वो एज अ रिसोर्स काउंट किया जाएगा। जो इन तीन कैटेगरी को फुलफिल नहीं करता उसको हम ऐसा रिसोर्स काउंट नहीं करेंगे। पेन है, चेयर है, टेबल है, मार्कर है, खाना, वाटर, एयर,
ये सब क्या है, एसी, फैन, सब क्या है हमारे लिए एज अ रिसोर्सेज ही तो वर्क कर रहे हैं, हमारे नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। अब इन तीनों चीजों को भी वो जो ये 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, 3 क्राइटेरिया, इन 3 क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल ऐसी से मतलब टेक्नोलॉजी में इजिली यूज हो जाते हैं, मॉडिफाई उनको किया जा सकता है, एंड इकोनॉमिकली भी फीजिएबल भी हैं। लाइक एक फैन है तो इकोनॉमिकली की तो ये आपको प्रॉफिट ही दे रहा है ना, अभी चल रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इकोनॉमिकली क्या है, ये फीजिएबल है। कल्चरली एक्सेप्टेबल, और कल्चर ने हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर ने इसको एक्सेप्ट किया। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या ये किसी के घरों में दिखाई देता, नहीं दिखाई देता, बट कल्चरली भी ये एक्सेप्टेबल है। तो इन्हीं चीजों को और हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। देखो रिसोर्सेज तो हमने समझ लिया क्या होते हैं। रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करती है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं। बट यहाँ पे 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिएबल एंड टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल होना चाहिए। ये ऐसे वर्क करता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कोई भी चीज जो होगी ना, सबसे पहले उसको जो कल्चर है हमारी जो सोसाइटी को है, वो उसको एक्सेप्ट करती है। सपोज ऐसा मान लो कोई भी चीज सोसाइटी में ऐसी आए जिसको आज से पहले कभी किसी ने ना देखा हो, अगर किसी ने नहीं देखा है, वो किसी को मिल भी जाती है चीज। अब ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें ही डिस्कवर हो चुकी है, कुछ तो ऐसा होगा जो डिस्कवर नहीं हुआ होगा। लाइक कोई स्टोन ही मिल जाता है और उस स्टोन के बारे में किसी को नहीं पता, तो उनको क्या लगेगा, वो एक नॉर्मल सा स्टोन लगेगा। अगर किसी को मिल भी जाता है तो वो ठीक है, उनको नहीं पता उसके बारे में, उसको फेंक देंगे, यूज ही नहीं करेंगे। बट उसपे नया मटेरियल है, उसपे रिसर्च होती है, देखते हैं कि मतलब वैल्यूएबल है, तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है। फर्स्ट क्या है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि सोसाइटी को लग रहा है कि ये क्या है, ये वैल्यूएबल है। एंड थर्ड, सेकंड है आपका टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजी उसको यूज करके मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से यूज करके मॉडिफाई कर सकती है, वैल्यूएबल चीज बना सकती है, किसी दूसरी जगह पर यूज किया जा सकता है। अब ऐसा तो नहीं वो स्टोर है किसी चीज में कन्वर्ट ही नहीं होगा, किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी चीज में कन्वर्ट तो हो सकता है ना, तो इसलिए टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल है। इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब है कि वो चीज आपको प्रॉफिट भी देनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि यूज तो आप कर रहे हो बट वो वेस्ट है, वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिकली भी फीजिबल होनी चाहिए। लाइक गोल्ड है, अब गोल्ड इतना एक्सपेंसिव होता है बट लोग उसको फिर भी खरीदते हैं, फिर भी बाय करते हैं, क्यों, क्योंकि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए वो उसका प्राइस भी इतना ज्यादा है, डिमांड भी इतनी ज्यादा है, क्योंकि सोसाइटी उसको पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी है। इकोनॉमिकली फीजिबल टेक्नोलॉजिकल फीजिबल भी है, एक्सेसिबल टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल भी है, मॉडिफाई किया जा सकता है, किसी भी चीज से कहीं भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फीजिबल भी है, आज आप खरीद के रख लो, 10 साल बाद अगर उसको आप सेल करने जाओगे तो डबल प्राइस मिलेगा, तो प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। तो क्या उसको अपने पास रखना बेकार है, नहीं ना, उसको रखना आप पैसा सेव कर रहे हो। तो जो रिसोर्सेस इन तीनों चीज को फुलफिल करता है वही एज अ रिसोर्स काउंट किया जाता है। बट कंडीशन ये है कि सारी चीजें आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 5 ईयर आपको पैसा रिटर्न नहीं करती, कुछ चीजें आपको सर्विस भी प्रोवाइड करती है। लाइक कार है, बाइक है, एक टाइम बाद तो उनकी डेट ही खत्म हो जाती है, टाइम ही फिनिश हो जाता है। अब ये कहोगे कि ये तो बेकार है, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको प्रॉफिट नहीं दिया। बट प्रॉफिट नहीं दिया बट आपको सर्विस तो प्रोवाइड करिए, 10 ईयर सर्विस तो प्रोवाइड करी है ना, तो सर्विस दे रहे तो ये इकोनॉमिकली फीजिबल कैसे नहीं है, आपको सर्विस दी, कहीं भी आने जाने के लिए फैसिलिटीज दे रहा है, तो ये भी इकोनॉमिकली फीजिबल है। तो रिसोर्सेज वो जो कल्चरली एक्सेप्ट हो, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, टेक्नोलॉजिकली भी मॉडिफाई हो सके, यूज किया जा सके, एंड इकोनॉमिकली भी फीजिबल हो, जिसमें जो सोसाइटी है वो प्रॉफिट दे आपको, ठीक है। तो ये 3 ऐसे क्राइटेरिया हैं जो रिसोर्सेज को फुलफिल करने पड़ते हैं, देन उसी के बाद में वो एज अ रिसोर्स उसको काउंट किया जा सकता है। ओके, चलिए
अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, ये रिसोर्सिव वर्क कैसे करते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसको नेचर भी कहा जाता है, ओके, ह्यूमन बींग्स है, फिजिकल एनवायरनमेंट जिसे नेचर भी कहते हैं, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट जो रिसोर्स होता है ना, जो फर्स्ट रिसोर्स है, पहला रिसोर्स है, वो है आपका ह्यूमन बींग्स, इंसान, हम लोग, आप लोग। तो हमारे बाद में ही जो अदर रिसोर्सेज है वो उसके साथ में काम करते हैं। ह्यूमन बींग्स है, देखो पहले फर्स्ट थिंग आएगी ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स है, फिर वो इंटरेक्ट करेंगे किसी नेचर से, या ये कह सकते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट से, ठीक है। ह्यूमन बींग इंटरेक्ट करेंगे नेचर से, फिजिकल एनवायरनमेंट से, देन उसके बाद आएगा टेक्नोलॉजी का, और उसके बाद में जाएगा आपका इंस्टीट्यूशन। ऐसे काम करता है। अब ये काम कैसे करता है, ह्यूमन बींग्स है, उन्होंने नेचर से इंटरेक्ट होकर उन्हें कोई रिसोर्स मिला, कोई भी रॉ मटेरियल मिला। अब फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट हो गया ना, ह्यूमन बींग डायरेक्ट इंटरेक्ट हुए फिजिकल एनवायरनमेंट से, रॉ मटेरियल मिला। अब वो रॉ मटेरियल को यूज कैसे करेंगे, वैल्यूएबल कैसे बनाएंगे, किसके थ्रू बनाया जाएगा वैल्यूएबल, वैल्यूएबल बनाया जाएगा, ये है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के थ्रू वो वैल्यूएबल थिंग्स बनाई जाएगी। ह्यूमन डायरेक्ट फिजिकल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेगा, एनवायरनमेंट से रॉ मटेरियल लेकर वो टेक्नोलॉजी पे जाएगा, और टेक्नोलॉजी पे वैल्यूएबल थिंग्स बनने के बाद वो सीधा मार्केट जाएगी, या फिर जिसे हम इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं, ये है आपका सीधा इंस्टीट्यूशन जाएगी, या फिर इसको हम मार्केट भी कह सकते हैं। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करेगा नेचर से या फिजिकल एनवायरनमेंट से, फिजिकल एनवायरनमेंट से सीधा मॉडिफाई होगा या फिर वैल्यूएबल थिंग्स बनेगी, वो टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट में मार्केट या फिर इंस्टीट्यूशन में जाएंगी। तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज है वो ऐसे काम करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट होता है नेचर से, उसी के बाद में तो कोई भी चीज बन सकती है, जिसको हम अब बनाने के लिए जिस भी चीज का हम यूज करते हैं, जो भी टूल्स है, प्रोडक्ट है हमारे पास, वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो होता है, और लास्ट में मार्केट में सेल हो जाता है वो प्रोडक्ट। तो इसलिए लास्ट वाले को क्या बोला गया है, इंस्टीट्यूशन बोला गया है। चलिए अब देखते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को किन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, या फिर ये कह सकते हैं किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो रिसोर्सेज को फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्स, एंड सेकंड वन ह्यूमन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, आप लोग सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, एयर, वाटर, सॉइल, ये क्या है, ये नेचुरल रिसोर्स है जो डायरेक्ट हमें नेचर से मिलती है, वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं। लाइक देखो, नेचुरल रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, वेजिटेशन एंड मिनरल्स की फॉर्म में हमारे पास में नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड है। नेचुरल रिसोर्स कौन, नेचुरल रिसोर्स, देखो लैंड ह्यूमंस ने तो नहीं बनाई, खुद बनी है, तो ये हो गया नेचुरल रिसोर्स। वाटर ह्यूमंस ने नहीं बनाया, वेजिटेशन लाइफ ह्यूमंस ने नहीं बनाई, मिनरल्स ह्यूमंस ने नहीं बनाए, ये खुद ब खुद बनते हैं, मतलब इनको नेचर बनाता है। तो ये सारे कैसे रिसोर्स हो गए, नेचुरल रिसोर्स हो गए। अब हम उन रिसोर्सेज की बात करेंगे जिन्हें ह्यूमन ने बनाया, उन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है। लाइक इवन ह्यूमन बींग्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। और उससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ह्यूमन बींग्स खुद एक नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि हम लोगों को किसने बनाया, हम लोग, नेचर ने ही तो बनाया हमें, हम लोग एक नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस अर्थ पे, एसेंशियल। They also provide service and thus contribute to the economic and political development. और human beings खुद भी क्या करते हैं, contribute करते हैं। अब डेवलपमेंट जो हो रहा है क्या अपने आप हो रहा है, अगर अपने ही आप हो रहा था तो अगर हम अपना बैकग्राउंड चेक करें, हिस्ट्री देखें, तो उस हिस्ट्री में ह्यूमन बींग आज के जैसे क्यों नहीं थे, मॉडर्न चीजें क्यों नहीं थी। अगर डेवलपमेंट अपने आप हो रहा है तो
कुछ चीजें ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट हुई हैं, ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट होने के बाद में चीजें मॉडिफाई हुई हैं, ह्यूमंस ने उनको मॉडिफाई किया, क्योंकि जो ये माइंड नाम की चीज होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के पास में और किसी के पास में नहीं है। चीजों को कैसे कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के पास में है। तो ह्यूमन बीइंग्स अपना कॉन्ट्रीब्यूट देते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, कि कंट्री को, वर्ल्ड को कैसे डेवलप किया जाए, चीजों को कैसे सुटेबल बनाया जाए। ओके, दे कन्वर्ट मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल है उसको कन्वर्ट करते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजों को, और उसको एक वैल्यूएबल थिंग्स में चेंज करके यूज करते हैं। तो जिनको अब देखो, जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो तो हमें नेचर से ही मिलेगा, बट उस रॉ मटेरियल को हमने चेंज करके ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाते हैं। लाइक जैसे कि पेन मेरे हाथ में, सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं पेन। अब ये ह्यूमन मेड है, क्योंकि अगर नेचर बनाता तो डायरेक्ट वो पहले से ही हमें इस टाइप के पेन देता, बट इसको नेचर से चीजें लेके ह्यूमन ने चेंज करी है और अपने लिए यूजफुल बनाया है। तो ये किस टाइप का रिसोर्स हो गया, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। ओके, ये देखिए हमारे जो रिसोर्सेज है उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारे रिसोर्सेज नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल में कॉन्टिन्यूअस और फ्लो, विंड एनर्जी, वाटर, ये सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं जो रिन्यू होते रहते हैं। एंड रिन्यूएबल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक बायोलॉजिकल है और एक ये विंड एनर्जी वगैरह। बायोलॉजिकल भी दो पार्ट से डिवाइड है, एक नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट लाइफ और दूसरा आता है आपका वाइल्ड लाइफ। ये सारे के सारे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। इसी में आपका ह्यूमंस भी आ जाता है, क्योंकि ह्यूमंस भी तो रिन्यूएबल है, जो रिन्यू होते रहते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल की। नॉन रिन्यूएबल में आ जाता है रिसाइक्लेबल मेटल्स एंड नॉन रिसाइक्लेबल मेटल्स। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिसाइकल होते हैं, गोल्ड रिसाइकल होता है, आज आपने कुछ पहन रखा है उसको रिसाइकल करके कल कुछ और बनवा लो। और कुछ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो रिसाइकल नहीं होते हैं। ह्यूमन मेड क्या होते हैं, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये क्या है, ये सारे के सारे ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अब हम इन्हीं रिसोर्सेज को एक एक करके पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। क्या है हमारे पास में, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। अब उनको देखते हैं कितने क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे भी चीजों को क्लासिफाई किया गया है कि जो चीज जहां से ओरिजिन हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, उसको बायोटिक एंड अबायोटिक, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग और अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। ये सारी चीजें आपने बचपन से पढ़ी होंगी, बट हम फिर भी इसको पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे और एक एक टॉपिक अपना क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो जल्दी जल्दी रिन्यू हो जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो रिसाइकल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब है कि कौन किस चीज का मालिक है। अब ओनरशिप में इंडिविजुअल चीज आ जाती है, लाइक ये पेन मेरा है तो इसकी ओनर मैं, ये मेरा इंडिविजुअल राइट है। ठीक है, इंडिविजुअल ओनरशिप। कम्युनिटी मतलब जो किसी एक पूरे एरिया का हो या एक कम्युनिटी का हो। नेशनल, जो कंट्री के अंदर में सारी चीजें आती हो। इंटरनेशनल, जो कंट्री के बाहर की चीज है बट वो किसी कंट्री के अंडर में आती है। कंफ्यूजन है, कोई करेंगे अभी, ठीक है, देखते हैं, करेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस के बेस पे डेवलपमेंट कैसा है। पोटेंशियल क्या होता है, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। इन सभी जो आपके क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इन सभी को हम अब
एक एक पॉइंट उठाएंगे और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ऐसा नहीं है कि किसी में कोई कंफ्यूजन होगी। मैं बहुत ही अच्छे से और डिटेल में सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलूंगी। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, बायोटिक और अबायोटिक, जिसे हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स भी कहते हैं। एक बार आप देखिए इसको और बताइए। बायोटिक, लिविंग थिंग्स। आप लोग बताइए बायोटिक क्या होंगे, लिविंग थिंग्स क्या होंगे। देखो सिंपल वर्ड्स में मैं चीजें क्लियर कर दूंगी, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली सिचुएशन नहीं करूंगी कि बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। एक वर्ड ऐसा बोलूंगी जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये नोट्स है, आप इनको नोट्स कर लिया करो, वीडियो को पॉज किया करो और वीडियो को पॉज करके आप इनको, नोट है आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, इनको नोट डाउन किया करो, ओके। तो चलिए देखते हैं बायोटिक। बायोटिक होते हैं लिविंग थिंग्स। अब देखो लिविंग थिंग्स और बायोटिक से ही समझ आ रहा है, लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिनमें जो लिव करते हैं, जिनमें जान होती है, जो जिंदा रहते हैं। और इसका एक ऑप्शन ये भी है कि देखो जो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, जो चीज बढ़ रही है टाइम के साथ, वो लिविंग थिंग है, क्योंकि वही चीज बढ़ेगी जिनमें जान होगी। अब हम लोग हैं, हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, एक एज ऐसे आ जाती है, फिर हम ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर जान है, हम सरवाइव कर रहे हैं। एक एनिमल भी ऐसा होता है, छोटा बेबी होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, एंड लास्ट वो ऊपर पहुंच जाता है। ट्रीज भी ऐसे ही है, छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, और लास्ट में वो सूख के उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये क्या है, जो भी इस टाइप से बढ़ रहा है वो क्या है, सारे के सारे लिविंग थिंग्स है। जो सांस लेते हैं, जिनमें जान होती है, जो बढ़ते हैं, वो लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे फ्लोरा एंड फौना, लाइफ स्टॉक, ट्रीज, प्लांट, ये सारे के सारे क्या है, जैसे ये प्लांट्स हो गया, ग्रास हो गई, ये एनिमल लाइफ, और ये फॉरेस्ट, ये सारे के सारे क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। इनमें सब में क्या है, जान है। अब नॉन ऑफ लिविंग थिंग्स देखो, आपको इन दोनों को जब देखोगे, कंपेयर करोगे, तो पता चलेगा कि इनमें जान है या नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिनमें जान नहीं होती। टेबल, चेयर, फैन, क्या ये बढ़ते हैं, क्या ये सांस लेते हैं, नहीं लेते। मेटल हो गया और रॉक हो गया, रॉक, स्टोन, मेटल, सी क्या सांस लेते हैं, क्या ये बढ़ते हैं, जितना मटेरियल के लिए है उतना का उतना ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए ये नॉन लिविंग, क्योंकि ये सांस नहीं लेते। रॉक, मेटल्स, एयर, वाटर, अर्थ, ये क्या बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है ना। ये स्टोन, रॉक हो गया, ये मेटल हो गया, ये बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे ना, तो इसलिए ये क्या हो गए, नॉन लिविंग थिंग हो गए। क्या इनमें जान है, कि ये सांस लेते हैं, नहीं लेते, तो इनमें जान नहीं है। तो आप इनको ऐसे ही क्लासिफाई कर सकते हो, इनमें डिफ्रेंशिएशन करना हो तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे हम इस चीज को समझ चुके हैं, बट हम फिर भी देखते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज, these are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. जो हमारे बायोस्फेयर्स में पाई जाती हैं चीजें, और जिनमें लाइव होती है, जिनमें जान होती है, सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, उसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, क्योंकि हम भी तो एक रिसोर्स ही हैं। फ्लोरा फौना आती है, फिशरीज आती है, लाइफ स्टॉक आती है, ये सारे के सारे क्या है, इनमें जान है, और ये बायोटिक है। और जैसे मैंने आपको पहले ही मैं बता चुकी हूं, बायोटिक कौन से होते हैं, यहां लिख लेना। लिविंग थिंग्स, और जिनमें जान नहीं होती, रॉक, मेटल, नॉन लिविंग थिंग, या फिर अबायोटिक रिसोर्सेज। ऑल दोज थिंग्स which are composed of non-living things or called abiotic resource. For example, rock हो गया, metal, ये सारे क्या है, non-living thing या फिर abiotic।
नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। द बेसिस ऑफ ओरिजिन तो हमने कर लिया। नेक्स्ट है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब देखिए रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो चीजें रिन्यू होती जाती हैं। अब देखो ये सोलर एनर्जी है, क्या सन कभी खत्म होगा? ये डूबेगा? सन की रेस तो पड़ेगी ना, तो सन की रेस पड़ेगी, आज सन की रेस, आज सन डूब गया, ठीक है, कल सुबह फिर आ जाएगा। धूप तो हमेशा रहेगी ना, तो क्या जो सोलर एनर्जी है वो बनना बंद होगी? नहीं होगी। एक दिन के बाद दूसरे दिन बन सकती है, रिन्यू हो रही है डे टू डे, बट फिनिश नहीं हो रही। तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस चलते हैं, कॉन्टिन्यूस चलते रहते हैं, तो इसलिए इनको रिन्यूएबल बोला गया है। वाटर, क्या वाटर कभी खत्म होगा इस सरफेस से? कभी खत्म नहीं हो सकता, वाटर खत्म नहीं हो सकता। हाँ, वाटर जो है वो लाइक डर्टी वाटर हो सकता है, गंदा पानी हो सकता है, बट हम उसको चेंज करें, रिन्यू तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए वाटर भी क्या है? रिन्यूएबल। विंड एनर्जी, विंड व्हील के थ्रू हवा चलने क्या बंद होगी? कभी एयर बंद होगी? नहीं होगी ना। जब एयर कभी बंद नहीं होगी तो विंड एनर्जी कैसे खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी ना। आज ठीक है, एयर नहीं चल रही, हवा नहीं है, बट कल नहीं परसों तो होगी। रिन्यू तो चीजें हो रही है ना, तो इसलिए इनको क्या बोला गया है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ कभी खत्म होगी? एक की डेथ होती है बट दूसरा तो होता है, तो इसलिए ये सारी चीजें कैसी है? रिन्यूएबल है, ये कभी खत्म नहीं होती हैं। उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो कभी दोबारा नहीं बनते। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल कभी दोबारा नहीं बनते? कहीं कहना गलत होगा या सही होगा? देखो ठीक सुनो, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं ना, वो दोबारा बनते हैं, बट उनको बनने में इतना ज्यादा टाइम लगता है, इतना ज्यादा कि मिलियंस ऑफ लाइफ खत्म हो जाएंगे उस टाइम में एक पर्सन की। मतलब मिलियन और बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको बनने के लिए। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, कोल, आपका इतना ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए बोलते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा कभी बनेंगे नहीं। अब हमारी लाइफ में चीजें, किसी एक पर्सन की लाइफ में चीज दोबारा नहीं बन रही, तो नॉन रिन्यूएबल ही है ना, क्योंकि अब उसके डेथ के बाद वो थोड़ी देखने आ रहा है कि बन रही है नहीं बन रही। तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल। ये देखो क्या बोलते हैं इनको? डायनासोर। उसकी वजह से ये बनता है आपका फ्यूल, ऑयल, पेट्रोलियम, ये इनसे ही बना है। तो ये इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है। पता नहीं कब बना था और कब तक चलेगा, उसका अगर खत्म हो भी गया इन केस, तो दोबारा कोई चांस है बनने के या फिर नहीं है, तो ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है, जो रिन्यू नहीं हो सकती। जो रिन्यू चीजें हो सकती हैं वो रिन्यूएबल, जो चीजें रिन्यू नहीं हो सकती हैं वो नॉन रिन्यूएबल। इसमें सॉइल भी आ जाएगा। सॉइल भी कैसा रिसोर्स है? सॉइल भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो रिन्यू होता है तो उसकी फर्टिलिटी वापस आती रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्स, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड। कोई भी रिसोर्सेज वो जो रिन्यू हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है, कैसे? बाय फिजिकल एंड केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। कोई भी रिसोर्स जो फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल के थ्रू रिन्यू हो सकता है उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अच्छा, किन देखते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? द रिसोर्सेज वंस कंज्यूम्ड कांट बी रिप्लेस्ड are known as non-renewable resource. These resources take millions of years in their formation. ये दोबारा कंज्यूम नहीं किए जा सकते, इनको दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अगर दोबारा बनते भी हैं तो इनको कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स। ओके, एग्जाम्पल जैसे ऑयल, कोल एंड एक्सेट्रा, पेट्रोलियम वगैरह भी इसी में ऐड हो जाएगा। तो ये वो रिसोर्स है जिनको दोबारा बनने का कोई चांस ही नहीं है, अगर है भी तो बहुत टाइम बाद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पे। अब चलिए ओनरशिप के बेस पे कैसे? इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। सबसे पहले हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे। इंडिविजुअल कौन से रिसोर्स होते हैं? ये पेन, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड किसका? ये मेरा है। क्या इस पे किसी और का राइट है? कहोगे नहीं मैम ये तो आपका ही है। जब ये मेरा ही है, किसी और का राइट नहीं है, तो इंडिविजुअल हुआ ना ये। आपके बैग्स, आपकी नोटबुक, आपकी फैमिली मेंबर का भी उस पर किसी का राइट नहीं है, किसी और की है वो चीज। आप बोलोगे नहीं मैम वो तो हमारी है। आप अपने भाई को भी नहीं दोगे क्योंकि वो आपकी है, आप अपने सिस्टर को नहीं दोगे क्योंकि वो आपके, तो वो आपके इंडिविजुअल रिसोर्स है। जिसपे हमारा खुद का राइट हो वो हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स है। जैसे कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हाउस, ठीक है, ये एक होम है। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा होम है। अब ये होम जिसका है कि वो पूरी गली वालों को बुलाएगा कि आओ रहो भाई हमारे घर में, नहीं ना, ये किसी एक पर्सन का घर है। अब जिस पर्सन का ये घर है उसका ये इंडिविजुअल है। क्या किसी और को रहने देगा या किसी को भी दे देगा, लो भाई आप भी ले लो और आप भी ले लो, नहीं ना, ये किसी एक पर्सन का है। किसी एक पर्सन का है तो ये क्या चीज क्या हो गई? इंडिविजुअल। कोई भी वो चीज जिसपे सिर्फ किसी एक पर्सन का राइट होता है वो क्या होती है? इंडिविजुअल होती है। अब कम्युनिटी देखते हैं। कम्युनिटी ओन रिसोर्स क्या है? जैसे ये पार्क, जहां पूरे एरिया के बच्चे खेलने जाते हैं, झूला झूलते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं। जैसे कि ये वाला पार्क, पूरा एक एरिया है। किसी एक पर्सन का राइट है क्या इस पर? क्या कह रहे हो? नहीं मैम, किसी एक पर्सन का राइट नहीं है, पूरी कम्युनिटी वालों का राइट है। तो ये पार्क क्या हो गया? कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। एक कम्युनिटी में एक पार्क है, क्या बाहर की कम्युनिटी वाले उस एरिया में आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो पार्क है ये सिर्फ एक कम्युनिटी का है। तो एक कम्युनिटी के दूसरी कम्युनिटी वाले इसमें नहीं आएंगे। तो कैसा रिसोर्स हो गया? कम्युनिटी रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स वो होते हैं, एक नेशन के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो सारा का सारा नेशनल रिसोर्स होता है। ट्रेन, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, आप लोग, हम लोग सारे क्या, हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम इंडिया के नेशन हो गए ना, तो हम नेशनल रिसोर्स हो गए। कंट्री के अंदर जो भी चीज आती है वो सारी की सारी क्या? नेशनल रिसोर्स है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स की। इसको थोड़ा सा लेट बताऊंगी मैं, इसको वेट करो फिर बताऊंगी। इसका आप लोग बता दो तो ज्यादा अच्छा है कमेंट करके, बाकी इसको अभी थोड़ा सा वेट करो फिर बताती हूँ मैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, individual resource, the resources owned privately by individuals are called individual resource. For example, plot, house etc. owned by a person. Individual resource वो होते हैं जो प्राइवेटली कोई एक पर्सन के पास में होता है। प्लॉट हो गया, हाउस हो गया, कोई एक पर्सन उसको बाय करता है, तो क्या होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं। जिसको किसी एक ही इंसान ने खरीदा हो, चार लोग मिलकर खरीद रहे हैं तब वो इंडिविजुअल नहीं होता। किसी एक पर्सन के अंडर में है वो, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। कम्युनिटी ओन रिसोर्स, द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स ओन बाय अ कम्युनिटी। और कम्युनिटी रिसोर्स वो होते हैं जिसपे कोई एक पर्सन ना खरीद कर पूरी की पूरी कम्युनिटी उसे बाय करती है। पूरी कम्युनिटी जब उसे बाय करेगी तो उसी कम्युनिटी के लोग रहेंगे ना, कोई अदर कम्युनिटी के तो लोग नहीं जाएंगे उसमें, तो क्या हो जाता है? कम्युनिटी रिसोर्स हो जाता है। पिकनिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, ये सारे के सारे कम्युनिटी रिसोर्स हैं। अभी दो रिसोर्स और बाकी है, नेशनल रिसोर्स। द रिसोर्सेज विच केम अंडर नेशन और नोन एज नेशनल रिसोर्स, जो भी चीज किसी कंट्री के अंडर में आती है वो सारी की सारी नेशनल रिसोर्स होती है। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, टेक्निकली जितने भी चीजें हैं ना वो सारी की सारी नेशन से बिलोंग करते हैं। इस कंट्री में, हम इंडिया में है तो हमारी इंडिया की कंट्री में जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी की सारी नेशनल रिसोर्स में काउंट हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होगा? अगर आप बोलोगे एयरपोर्ट इंटरनेशनल है तो बच्चे है तो नेशन के अंदर ही,
रेलवे स्टेशन बोलोगे, जो ट्रेन इंडिया से बाहर जाती हैं बच्चे, वो भी तो इंडिया में ही है, नेशनल है, तो इंटरनेशनल कहाँ हो गई, वो भी नेशनल है। अब सोचो, माइंड लगाओ, क्या हो सकता है ऐसा। चलिए देखते हैं। द रिसोर्सेज lying beyond 200 kilometer nautical miles of exclusive economic zone in the ocean are called international resource. No one can use these resources without the permission of international institution. समझ आया कुछ? नहीं आया? समझाते हैं, चलिए डायग्राम पे आते हैं। ये रहा, देखिए ये लैंड है, ये एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा लैंड का एरिया है। 12 किलोमीटर या 200 माइल्स तक, 200 माइल्स तक का जो एरिया होता है ना लैंड के बाद में, वो किसी कंट्री का होता है। अब इसको यहां समझो, ये जैसे हमारा क्या है, इंडिया का साउथ पोर्शन है, साउथ है इंडिया का। अब यहां से ये हम एरिया ले लेते हैं 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर का ये हमने एरिया ले लिया। ये रहा, ये वाटर का एरिया है, ये लैंड एरिया, ये 200 वाटर का एरिया है। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये नेशनल में काउंट किया जाता है। किसी भी कंट्री की जो लैंड होती है, लैंड के बाद जो वाटर लाइन स्टार्ट हो जाती है, वाटर लाइन का 200 किलोमीटर का या 200 माइल्स का जो एरिया होता है ना, 200 माइल्स का एरिया, वो किसी भी नेशन का नेशनल रिसोर्स काउंट किया जाता है। उसके बाद जो वाटर बचा, अब इस 200 माइल्स के बाद जो ये वाटर बचा है ना, ये वाटर जो इधर बच रहा है, ये वाटर इंटरनेशनल है, ठीक है, वाटर इंटरनेशनल है। अब ये वाटर इंटरनेशनल है, तो इसको किसी भी कंट्री के लोग यूज कर सकते हैं, हम भी यूज कर सकते हैं, जो अदर कंट्री है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये रहा, डीप सी बेड, ये देखो, ये ना पूरा यहां से यहां तक, ये कहां तक आ रहा है, ये इस कंट्री के अंडर में आ रहा है, ठीक है। ये सारा का सारा यहाँ तक 12 माइल्स या 200 किलोमीटर का जो एरिया है, पूरा इस कंट्री के अंदर में आ रहा है। और जो इसका डीप सी बेड स्टार्ट हो जाता है, वो एरिया इंटरनेशनल आ जाता है। उस वाटर को कोई भी यूज कर सकता है, अमेरिका इधर भी आ सकता है, हम उसके उधर तक जा सकते हैं। अब इसमें मेन ये है कि अगर, बट इसमें थोड़ी सी चीजें ये हैं कि अगर कोई भी सपोज कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, अब बेसिकली है तो ये हमारी कंट्री के पास में ना ये वाला एरिया, तो उनको परमिशन लेनी पड़ सकती है। हमारे इस एरिया में आकर अगर उन्हें कुछ करना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों परमिशन लेनी पड़ेगी? इन केस वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो फेल हो जाता है तो ज्यादा प्रॉब्लम किसे फेस करनी पड़ेगी? हमारे कंट्री के पास है, हमें फेस करनी पड़ेगी, तो इसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। बट ये वाला, इस एरिया को छोड़ के इधर वाला जो एरिया है, ये सारा का सारा इंटरनेशनली काउंट किया जाता है, ये इंटरनेशनल होता है। इसको कोई भी, इस वाटर को कोई भी यूज कर सकता है। तो मैंने आपको इंडिविजुअल बता दिए, कम्युनिटी बता दिए, नेशनल बता दिए, और ये जो येलो लाइन मैंने करी, इसके इधर वाला वाटर एरिया भी ना सारा का सारा नेशनल ही काउंट किया जाता है। ओके, मैं एक बार दूसरे कलर से कर देती हूँ। ये यहां से लेके जो ये इतना एरिया है ना, ये वाला, ये सारा का सारा नेशनल है। ये वाटर है बट ये सारा का सारा नेशनल रिसोर्सेज में काउंट होगा। इस ब्लू लाइन से जो इधर का वाटर बचा, 200 माइल्स के बाद का जो एरिया बता, वो सारा का सारा एरिया इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। ओके, आई होप आपको इंटरनेशनल रिसोर्स समझ में आ गया होगा। अब अपना आगे देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारा। देखिए लिखा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो एरिया होता है 200 माइल्स के बाद का, इन द ओशन आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्स। उसको इंटरनेशनल रिसोर्स बोला जाता है। जो 200 किलोमीटर के बाद का एरिया होता है, 200 किलोमीटर के जो बाद का एरिया होता है, वो
इंटरनेशनल रिसोर्स होता है, और जो 200 किलोमीटर के अंडर में एरिया आता है वो सारा का सारा वाटर एरिया नेशनल रिसोर्स में काउंट किया जाता है। No one can use these resources without the permission of international institution, but इनको भी कोई ऐसे ही यूज नहीं कर लेता, उसके लिए भी इनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन की जरूरत होती है, क्योंकि आप किसी भी कंट्री के पास में जाकर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इन केस में एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तब क्या होगा, इसलिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन की जरूरत होती है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पे पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। तो इसमें एक एक करके हम चलेंगे, एक एक को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल नाम से ही क्या लगता है भाई, बहुत ही पेशेंस वाला रिसोर्स है, नाम से मुझे तो कुछ कुछ ऐसे ही फील आता है कि बहुत पेशेंस है इसमें, बट कोई नहीं, देखते हैं कैसा रिसोर्स है हमारा। Resources which are found in a region but have not been utilized। ये resources कैसा है, हमें मिलता तो है, found in a region, कुछ regions में पाया जाता है, but have not been utilized, but हम उसको utilize नहीं कर पा रहे हैं। अब क्यों नहीं कर पा रहे देखते हैं। For example, the region Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy। अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ये तो बुक की लैंग्वेज थी, अब सिंपल वर्ड्स में सुन लो। वो रिसोर्स पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं जो रिसोर्स हमारे पास हैं तो सही, बट हम उनको पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं। लाइक पेन है मेरे पास में, मैंने पेन खरीदा, इतना महंगा पेन खरीदा, और इतना महंगा पेन खरीदने के बाद मैं इससे 2 लाइन लिख दूं, कोई यूज ही नहीं हो रहा भाई इसका, 2 लाइन लिख रही हूँ, ये तो हाथ से भी लिख जाती, किसी नॉर्मल पेन से भी मैं लिख लेती। मुझे इतना महंगा पेन लेने की क्या जरूरत थी, कि मैंने इसको यूटिलाइज किया, चीज है मेरे पास बट मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे इसको यूज कैसे करना है। या फिर ये कह सकते हैं मेरे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड है, मैंने पेन नहीं लिया, अब पेन नहीं है, इस बोर्ड को तो ले लिया, अब मैं इसको पूरा यूटिलाइज कैसे करूं, पेन तो है ही नहीं मेरे पास। मतलब चीजें हैं पास में बट हम उनको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही राजस्थान में और गुजरात में विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी भी है, बट एनर्जी इतनी ज्यादा अमाउंट में है कि हम उसको पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं। पूरा यूज करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो रिसोर्सेज क्या है, ऐसे रिसोर्स को पोटेंशियल रिसोर्स कहा जाता है। रिसोर्सेज है हमारे पास में बट उनको पूरा यूज नहीं कर पा रहे, हम यूज कर रहे हैं बट सारा यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं बट प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। चाहे तो हम उन इलेक्ट्रिक है उसको सेव करके कंजर्व स्टोर करके रख सकते हैं, जब नीड हो तब ट्रांसफर कर दें, बट हमारे पास उनको स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि उन्हें स्टोर कहाँ करना है और कैसे करना है, तो इसलिए वो वेस्ट जा रही है। मतलब रिसोर्सेज हैं प्रॉपर हम उनका यूज नहीं कर पा रहे, तो वेस्टेज ज्यादा है इस चीज में। तो ऐसे रिसोर्स को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल रिसोर्स है, जिसमें रिसोर्स भी हमारे पास यूज करने की टेक्नोलॉजी है बट एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है उसको पूरा यूज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेवलप रिसोर्स। रिसोर्सेज विच आर सर्वाइव्ड and their quality and quantity have been determined for utilization, for example petroleum। अब डेवलप्ड रिसोर्स जैसा कि नाम से ही है, रिसोर्सेज है हमारे पास में और हम इनका प्रॉपर यूज कर रहे हैं। इनको प्रॉपर यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है हमारे पास, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है हमारे पास और क्वांटिटी की अमाउंट भी बहुत ठीक ठाक है। रिसोर्सेज भी है, हम इनको प्रॉपर यूज भी कर रहे हैं। अब हम इनको प्रॉपर यूज भी कर रहे हैं तो कहाँ कमी है, तो ये रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स को क्या कहते हैं, डेवलप रिसोर्स। रिसोर्सेज भी है, यूज भी कर रहे हैं, यूज करने की प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी है, तो ये डेवलप रिसोर्स हो गए, लाइक आपका पेट्रोलियम। ओके, नेक्स्ट है स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है, किसी को स्टॉक करके रखना, स्टॉक मतलब जैसे किसी चीज को स्टोर करके रखना। लाइक देखो, द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वाइव्ड बट कांट बी यूज्ड ड्यू अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज इसमें भी है हमारे पास बट हमारे पास बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने के लिए।
ठीक है, रिसोर्सेज है हमारे पास में, हमें पता है कि वहां रिसोर्सेज हैं, बट हम उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, इसके लिए हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको हम 1% भी यूज नहीं कर, देखो पोटेंशियल में क्या था, हम 1%, 2%, 10% तो यूज कर रहे थे, बट इसमें हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके लिए बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल है, वाटर इज द कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, which can be used as a rich source of energy, but we don't have technical know how to use them. एग्जाम्पल क्या, वाटर में 2 कंपाउंड होते हैं, इनफ्लेमेबल कंपाउंड्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 गैसें हैं, और ये दोनों ही गैसें रिच सोर्स है किसका, एनर्जी का रिच सोर्स है, बट हमारे पास में टेक्निकली हमें नहीं पता कि उनको यूज कैसे करना है। वाटर में 2 इनफ्लेमेबल गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट हमारे पास टेक्निकली हमें ये नहीं पता कि हमें उसको यूज कैसे करना है। लाइक एक छोटा बच्चा होता है, हम उसको कोई चेयर दे दे बैठने के लिए, उसको नहीं पता, रिसोर्सेज है उसके पास, बट उसको नहीं पता कि उस पर बैठना कैसे है, तो क्या वो उसके काम की है? काम की नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उस पर कैसे बैठना है। बट हम उसको छोटी सी चेयर देते हैं, वो उस पर आधा बैठ पा रहा है, ट्राई कर रहा है उस पर चढ़ने की, वो पोटेंशियल रिसोर्स होता है जिसपे हम कम से कम 10% तो यूज कर रहे हैं। एडवांस यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, बट स्टॉक में क्या है, स्टॉक में हमें पता ही नहीं है हमें उसे यूज कैसे करना है। और नेक्स्ट है हमारा रिजर्व, the source that have been survived and we can use them with present technology but their use has not been started are known as reserve. For example, the water is the dams, forest, etc. अब रिजर्व क्या होता है? रिजर्व भी कुछ कुछ स्टोर टाइप का ही होता है, चीजों को स्टोर करके रखना। रिजर्व में रिसोर्सेज है हमारे पास, टेक्नोलॉजी भी है उसको यूज करने के लिए, हम यूज भी कर रहे हैं, बट फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हमें वो सारा यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें अपनी फ्यूचर वाली जनरेशन को भी तो रिसोर्सेज कुछ देने हैं, तो हमने उन रिसोर्सेज को बचा कर रखा हुआ है। उन रिसोर्सेज को हमने इसलिए बचा कर रखा हुआ है कि जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो भी तो उसका यूज कर सके, तो इनको हमने स्टोर करके रखा हुआ है अपने पास में। यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी है, बट हम यूज कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें फ्यूचर जनरेशन को भी ये चीजें देनी है, इसलिए हमने इन चीजों को रिजर्व करके रखा हुआ है। ओके, तो आपका ये फिनिश हो गया। आज हम लास्ट यहीं तक करेंगे, और एक बार मैं सारा का सारा रिकैप कर देती हूँ फटाफट से। चलिए, बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जिनमें जान होती है, लिविंग थिंग्स होते हैं जो सांस लेते हैं, जो टाइम टू टाइम बढ़ रहे हैं, वो आपके बायोटिक होती हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज वो होती हैं जिनमें जान नहीं होती, जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप रॉक एंड मेटल्स का एग्जांपल ले सकते हो। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल वो है, रिन्यूएबल वो होता है जो रिन्यू हो सकती हैं चीजें, वाटर हो गया, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये रिन्यू हो सकती है। नॉन रिन्यू हो गए फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, पेट्रोलियम, ये रिन्यू नहीं हो सकते, इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं रिन्यू होने के लिए। एंड बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस पे इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो आपका खुद का हो, कम्युनिटी रिसोर्सेज जो पूरी एक कम्युनिटी का हो, नेशनल रिसोर्स वो होता है जितनी भी चीजें नेशन के अंदर आ रही है ना, वो सारी की सारी नेशनल रिसोर्स हो गए। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या हो गया? जो हमारा लैंड एरिया, हमारे लैंड एरिया के 200 किलोमीटर का जो बाहर का एरिया बचा, वो एरिया भी नेशनल में काउंट होगा। 200 किलोमीटर के जो उसके बाहर का जो एरिया है ना, वो इंटरनेशनल रिसोर्स में काउंट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देकर बताया था, ये इंडिया है और इसके बाहर ये 200 किलोमीटर का एरिया, ये नेशनल में काउंट होगा। इसके जो बाहर का ये एरिया बचा ना, ये इंटरनेशनल रिसोर्स है। ओके, एंड लास्ट आपका बचा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जिसमें रिसोर्सेज है हमारे पास, उसको यूज कर रहे हैं हम, बट प्रॉपर यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। 10 या 20% यूज कर रहे हैं, 100% पूरा यूज नहीं कर पा रहे। एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। डेवलप रिसोर्सेज भी हमारे पास, हम इसको यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉक यूज करने के हमारे पास बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं है। रिसोर्सेज है, बट हम इसको यूज कैसे करना है हमें
पता नहीं है, टेक्नोलॉजी 1% भी नहीं है। और रिजर्व वो होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, यूज कर भी रहे हैं, प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, बट इनको रिजर्व करके रखा हुआ है, हमने स्टोर करके रखा हुआ है कि इसको नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना है, सेव करके रखा हुआ है। ओके, तो ये है हमारे सारे के सारे, मैंने आपको फिनिश करवा दिए जितना भी क्लासिफिकेशन था। अब बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इन नोट्स को पढ़ लेना, बहुत काम के नोट्स हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।